हेलो, मेरा नाम है अभिनव और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि कैसे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है ये कैसे हमारे देश को, हमारे देश की इकॉनमी को और जो हमारे देश में लोग रहते हैं उनको कैसे बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। हर साल हम लोग ये कहानियां सुनते रहते हैं कि कैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो कि बहुत ही मतलब ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ पर उनको कुछ भी साधन नहीं होता है, फिर भी वो अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स वो लोग अपनी तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो पूरे वर्ल्ड का मेरे हिसाब से एक मोस्ट प्रेस्टिजियस और मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करके इंडिया की जो सबसे बड़ी पोजीशंस होती हैं आईएएस आईपीएस, इनको क्वालिफाई करते हैं और इनको लेते हैं। तो ये जो स्टोरीज हैं ये हमको सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। इनको सुन के लगता है कि हाँ, हमारे देश में मतलब कि एक फेयर सिस्टम है और कोई भी किसी भी लेवल पर रहता हो, कहीं भी रहता हो, अगर वो कड़ी मेहनत करे, वो मतलब अपनी अच्छे से मेहनत करे तो उसके लिए कुछ भी अचीव कर पाना इम्पॉसिबल नहीं है। और ये मतलब काफ़ी हद तक सही बात भी है कि हाँ, कोई भी कितनी अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहां पर आप कितना, आपकी लाइफ में आप कितना सक्सेसफुल होगे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही डिसाइड करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एकदम से रातों रात आप अपनी लाइफ चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही हमारे देश में एक वो बन गए हैं सक्सेसफुल पाने का, सक्सेसफुल होने का एक जरिया बन गए हैं। तो इससे क्या दिक्कत क्या आ गई है कि देखिए, अब यूपीएससी का मैं एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम है इंडिया का देखा जाए और सबसे ज़्यादा जो बच्चा है वो इसी की तैयारी करता है। हर कोई लगा रहता है कि अगर वो उसके, हर किसी के पेरेंट को भी लगता है हमारा बेटा अगर यूपीएससी को क्वालिफाई कर लेगा, आईएएस बन जाएगा, तो भले ही वो कितना भी कठिन एग्जाम हो, सबको लगता है हाँ वो मेहनत कर रहा है, वो शायद उसका हो जाएगा। और अगर हो गया तो इट्स लाइक विनिंग ए लॉटरी। अगर आपकी वो लॉटरी निकल पड़ी तो आपकी तो लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। हाँ, लॉटरी में जो है किस्मत की बात होती है, यहाँ पर आपकी मेहनत की बात होती है। बट अगर आप इसके आप अगर वो देखेंगे कि कितना लोग क्वालिफाई होंगे, कितने लोग नहीं क्वालिफाई होंगे, तो इट्स मोर और लेस लाइक अ लॉटरी सिस्टम। इंडिविजुअल लेवल पे तो ये ठीक है कि मैं तैयारी करूंगा, मैं बहुत मेहनत करके मैं एक कंपटीशन की क्वालिफाई करूंगा और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होगी, तो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम को देखें तो अगर पूरा का पूरा सिस्टम ही इसी से चलता है कि हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पर क्या है कि कंपटीशन में अगर आप अच्छा करते हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा और अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है कुछ भी ना मिलने की। तो इससे होता क्या है कि देखिए, हर साल जो है यूपीएससी के एग्जाम में 1 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, मतलब जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अराउंड 1 मिलियन या उससे भी ज़्यादा होते हैं। और सीट्स आप मानोगे तो 1,000 होती हैं और दूसरे एग्जाम्स मिला लें 1,000 के ऊपर आप 5-6 हज़ार और सीट माना, आप 10,000 भी ले सकते हैं। मतलब 10 यूपीएससी की तो 1,000 ही सीट है, लेकिन जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं इस तरीके के और जो दूसरे दूसरे एग्जाम हैं सबको मिला लें तो हो सकता है कि कुछ 10,000 सीट्स होती हों इंडिया में। और एस्पिरेंट्स कितना है, मोर देन 1 मिलियन। यानी कि 99.9% ये श्योर है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब मैं आपकी मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो 99.9% लोगों का सिलेक्शन नहीं होना है। तो हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पर 99.9% जो लोग हैं वो लूज़र होते हैं। वो हम एक ये सिस्टम जो है 99.9% लोगों को लूजर्स को क्रिएट करता है। यानी कि 0.1% लोगों को हम सब कुछ दे देते हैं कि लो आपकी ये जॉब हो गई, अब आप ऐश करो, आप आईएएस हो तो आपका ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के आप किंग हो गए, अगर आप आईपीएस हो तो ये पूरे पुलिस आपकी हो गई, आपको आप बहुत बड़ी पोजीशन पे आ गए। लेकिन अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाए तो यू आर अ लूजर, यू आर नथिंग, यू आर जस्ट अ लूजर। पूरा का पूरा देश, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूरा का पूरा देश, मैं भले ही एक्सेजरेट कर रहा हूँ लेकिन अगर सोच के देखें तो काफ़ी हद तक यही रियलिटी है कि हमारे देश में हर कोई आईएएस ही बनना चाहता है। तो अब इकॉनमी को आईएएस तो चलाते नहीं है। एक मतलब देश की इकॉनमी ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आईएएस ही है उसमें, पूरे देश में हर कोई आईएएस है। हर कोई क्योंकि आईएएस बनना चाहता है, हर कोई मान लीजिए फुल मेहनत करे, मतलब जितनी मेहनत हो सकती है। हर इंसान देश का मान लीजिए बहुत मेहनती है और वो सब कुछ एग्जाम की तैयारी, फिर भी कोई भी कितनी भी मेहनत कर ले सिलेक्शन तो 1,000 लोगों का ही होगा। कि अगेन मैं यही बोल रहा हूँ, कंपटीशन अच्छा होता है सिटीजन्स में, कंट्री में सिटीजन्स में कॉम्पिटिटिव होना ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर सिस्टम ही कंपटीशन से चलता हो कि हम मतलब हम एक ऐसे सिस्टम में रहें जहाँ पर सिर्फ 100 लोगों को ही हम एक अच्छी लाइफ दें, बाकियों को कुछ भी ना दें, तो दैट इज़ अ वेरी बैड सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर कल से इंडिया में ये लॉ आ जाए
कि जो भी क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होगा वही देश के जो टॉप जॉब्स हैं वो करेगा, और कोई नहीं करेगा। तो क्या ऐसा हो सकता, अब हर साल 11 लोग सिलेक्ट, मतलब इंडियन टीम में तो 11 ही लोग हो सकते हैं, तो वही देश की सबसे बड़ी पोजीशंस पे बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि देखिए कितना भी अच्छा कर लें लोग तो उतने ही से जाएंगे बाकी। अब अगर पूरा देश यही लगा रहे कि इंडियन टीम में हमको सिलेक्ट होना है, तो भाई देश ऐसे नहीं चल सकता ना। इसलिए इंडियन इकोनॉमी का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि यूथ, जो देश का जो यूथ है वो अपनी पूरी लाइफ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं वो इस एग्ज़ाम की तैयारी में वेस्ट करते हैं। अब देखिए अगर 1 मिलियन बच्चा इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो लोग कब इसके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? जब वो होते हैं अपने 20 से 30 साल की जो उनकी एज होती है, उस समय वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो सर सिलेक्शन तो नहीं होना है, क्योंकि 1 मिलियन लोगों में से 1,000 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो यानी कि सिलेक्शन नहीं होना, यानी कि देश का पूरा यूथ जो है वो अपने 20 से लेकर 30 साल की जो उम्र होती है, जो उसकी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव ईयर होते हैं, जब वो सबसे ज़्यादा कोई बिजनेस क्रिएट कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई मतलब देश की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ ये यूथ जो इतना, इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो इतना बड़ा जो यूथ की पॉपुलेशन है, ये सारी यूथ की पॉपुलेशन क्या कर रही है? बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रही है। किस एग्जाम की? जिसका ऑलमोस्ट सर्टेन है कि उसमें उनका सिलेक्शन नहीं होना है। तो ये इस वजह से आप देखिए कि अगर कोई किसी को मान लीजिए 6 अटेम्प्ट है एक स्टूडेंट के पास, वो 6 अटेम्प्ट को अगर वो अपने 8 साल में यूज़ करेगा, तो इससे आप सोचिए कि वो अपनी ज़िंदगी के 8 साल इस एग्ज़ाम में वेस्ट करेगा। और मान लीजिए उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, उसका सिलेक्शन हो गया, अगर उस तो उसकी लाइफ के लिए तो अच्छा हो गया। बट एज अ कंट्री क्या हुआ? ये एक इंसान ने अपने 6 साल वेस्ट किए हैं, बस, और कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि है ना, अगर वो इंसान नहीं हुआ जाता तो वो सीट खाली रह जाती, ऐसा तो होगा नहीं कि सरकार निकालेगी इस साल 1,000 सीटें हैं यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के एग्जाम में 1,000 सीट्स हैं और हो क्या कि बस 900 लोग ही बैठे, तो ऐसा तो होगा नहीं। या उनको डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो देश में ऐसा नहीं है कि अगर सीट्स हैं तो आईएएस की कमी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि लोग टिचिंग में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें कोई ऐसी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जैसे कि एक आईएएस आईपीएस को मिलती है, तो उसकी कमी है। लोग बिजनेस में नहीं जाना, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो इसमें लगे रहते हैं। तो असली देश में कमी किस चीज़ की है? कि देश में लोग बिजनेस करें, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, जॉब सीकर ना हो के जॉब प्रोड्यूसर बने। तो ये सारी चीज़ें तो हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में लोग ये सारे रिस्क ले सकते हैं, सब कर सकते हैं, वो उस उम्र में लोग बैठ के क्या करते हैं? एक एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं। अब इसके ऊपर आप सोचिए, जब उसके अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, उस समय उसको अब लगता है कि अब क्या करूं। और तब तक अब अगर कोई इंसान 5-6 साल से एक एग्जाम में लगातार फेल हुए जा रहा है, तो क्या उस इंसान में कॉन्फिडेंस बचेगा? नहीं बचेगा। उसकी उम्र हो चुकी होगी 30 साल के आसपास, एक इंसान की उम्र है जिसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अब क्या करे। उसके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, उसने जो कॉलेज अटेंड किया था वो आज से करीब 5-6 साल पहले वो कॉलेज से पास आउट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप देख के सोचिए कि ये एग्ज़ाम कितना ज़्यादा एक इंसान के लिए बहुत ही, मतलब उसकी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आप मोस्टली लोगों को देखोगे यूपीएससी की जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे थे और उनका नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं? वो उसके बाद यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं। आप खुद का नहीं हुआ तो अब और कुछ है ही नहीं करने को, तो वो यूपीएससी की कोचिंग कर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत बुरा काम है या उनको और कुछ आता नहीं है, नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो एक ऐसे सिस्टम में फंस गए हैं, सिस्टम से वो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सॉल्यूशंस तो इतने आसान नहीं हैं, धीरे धीरे पूरी सोसाइटी को ही एक तरीके से इससे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये जो मैडनेस है कि हर किसी को आईएएस ही बनना है, देखिए बनने अच्छी बात है, लेकिन अगर हर कोई आईएएस ही बनेगा तो फिर और कोई कुछ भी करेगा नहीं। तो इसलिए जब तक इस मैडनेस से सोसाइटी धीरे धीरे दूसरी तरफ टर्न नहीं होगी कि लोगों को और चीज़ें, जैसे किसी को कुछ भी करना पसंद है, किसी को ट्रैकिंग करना पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स में पसंद है, अलग अलग चीज़ों में लोगों का जब तक रुझान नहीं बढ़ेगा और लोगों को ये मतलब ये नहीं होगा कि हाँ दूसरी चीज़ करते हैं, भले ही मेरे पास पावर नहीं होगी। देखिए पावर हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जब तक सिस्टम ऐसा है कि बस पावर ही सब कुछ है, मतलब अगर आपके पास पावर नहीं है तो यू आर नथिंग, तो तब तक जब तक हम एक ऐसे सिस्टम में जीते रहेंगे तब तक हर बच्चा यही चाहेगा कि भाई बड़े होके मुझे पावर चाहिए। अब
मतलब वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि बड़े होके उसने और कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। अब जैसे आप किसी भी बच्चे का आप सुनिए, आप उनकी स्टोरी देखेंगे कि वो बोलते हैं कि हाँ जो भी यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए, कैसे क्वालिफाई कर लिए, हम बहुत गरीब घर में थे, हम गांव में रहते थे, वहाँ पर मैंने देखा जब डीएम आए तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, तो मैंने डिसाइड किया मैं भी डीएम बनूंगा। तो क्योंकि अब अगर हमारी सोसाइटी में लोगों का जब यही एक नज़रिया है, बस उनको इतना ही पता है कि भाई पावर ही रिस्पेक्ट, पावर इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, तो ये चीज़ जब तक हमारी सोसाइटी में रहेगी तब तक बच्चे जो हैं इसी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम एक धीरे धीरे एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़े जहाँ पर बच्चों को ये दिखे कि हाँ ठीक है भाई पावर नहीं, लेकिन पैसा कमाना भी कुछ, मैं मतलब बिजनेस करके इतना पैसा कमा सकता हूँ कि वो भी एक अच्छी लाइफ दे सके मुझे, है ना। और इसके अलावा और भी जैसे कि कुछ लोगों को एडवेंचरस चीज़ें पसंद हों, जैसे कि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की बहुत कम आबादी है, इंडिया के मेरे ख्याल से 2 या 3 करोड़ वहाँ की आबादी है, लेकिन हर स्पोर्ट्स में वो लोग इतने अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो पूरी सोसाइटी है वो इन स्पोर्ट्स को प्रेफर करती है, अलग अलग उनको एडवेंचरस काम करना पसंद है और मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में आगे रहते हैं। तो क्योंकि एज अ सोसाइटी वहाँ पर हर कोई ये नहीं चाहता है कि मैं जो है सिविल सर्विसेज में ही जाऊँ, एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम करूँ, पुलिस में ही जाऊँ, वो इसके अलावा और कुछ भी सोचते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन चीज़ जो इसके लिए करनी होगी वो ये कि धीरे धीरे सोसाइटी का नज़रिया बदले इन एग्ज़ाम को लेके। और जब सोसाइटी का नज़रिया बदलेगा, लोग दूसरे प्रोफेशंस को भी अच्छा समझेंगे, तो बच्चे भी धीरे धीरे उन प्रोफेशंस की तरफ जाने लगेंगे। लेकिन जब तक ये चीज़ नहीं हो रही है, जो इमीडिएट सॉल्यूशंस हैं उनमें मेरे हिसाब से दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला मेरे को लगता है कि जो यूपीएससी के जो अटैम्प्ट्स हैं उनको थोड़ा कम करना चाहिए। अब अगर मान लीजिए यूपीएससी के इस समय 6 अटैम्प्ट हैं, यानी कि 6 अटैम्प्ट आप मान लीजिए कि एक बच्चा 8 साल अपने लाइफ के इस एग्ज़ाम में वेस्ट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, अगली बार पहली बार देता है बच्चा एग्ज़ाम, उसको नहीं होता है, ठीक है, तो बोलते हैं दूसरी बार देते हैं, दूसरी बार भी नहीं होता है, फिर बोलते हैं चलो एक और बार ट्राई करते हैं, लास्ट बार थर्ड टाइम ट्राई कर लेते हैं, थर्ड टाइम ट्राई करता है तो लगता है चलो एक और बार ट्राई कर लेते हैं, फोर्थ टाइम ट्राई हो जाता है, फिर लगता है अब तो कुछ और, अब क्या करें, अब अभी 4 साल से तो इसी की तैयारी कर रहे थे, अब तो मैं और कुछ करने की कुछ और कर भी नहीं सकता हूँ, तो चलो फिर इसी की तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से लोग एक लूप में फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा टाइम इस एग्ज़ाम में वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब तक उनको अटेम्प्ट है वो उसको देते रहेंगे कि चलो इस बार हो जाएगा, नहीं तो चलो इस बार हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि इसके अटेम्प्ट्स को कम करना चाहिए। अटेम्प्ट्स को मैक्सिमम 3 होना चाहिए, 2 से 3 करना चाहिए यूपीएससी के अटेम्प्ट्स को। कि हाँ अगर किसी का मन है कि भाई मेरे को जाना है, मेरे को आईएएस बनना है, तो उसको 2 से 3 अटेम्प्ट हों और उसके लिए उसको ये हो कि वो कभी भी ये अटेम्प्ट्स को यूज़ कर सकता है। ऐसा ना हो कि मतलब 20 से 22 साल की उम्र में ही आपको यूज़ करना है या कॉलेज के जस्ट बाद आपको यूज़ करना है। जैसे कि जेई में होता है कि जेई का आप एग्ज़ाम या तो बस 12th में दे सकते हैं अपीयरिंग और उसके 1+1 में दे सकते हैं, उसके बाद आप नहीं दे सकते। तो इस तरीके से नहीं, एक एज लिमिट सेट करनी चाहिए कि इस एज लिमिट में बच्चे 2 बार इस एग्ज़ाम को या 3 बार इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे आगे बढ़ें कि ठीक है भाई अब 2-3 साल ट्राई किया, नहीं हुआ, क्योंकि अब हर किसी का तो नहीं होना है सिलेक्शन, ये भी पक्की बात है। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अटेम्प्ट्स कम किए जाएं। ये तो एक बात हुई कि ठीक है अटेम्प्ट्स कम कर दिए, लेकिन एक और जो मेरे को एक लगता है कि एक और जो ऑप्शन हो सकता है जो इस एग्ज़ाम का क्रेज थोड़ा कम कर सकता है, वो ये कि लेटरल एंट्रीज को शुरू किया जाए। एटलीस्ट अभी सिर्फ जैसे कि अभी क्या है कि आप बस यूपीएससी एग्ज़ाम देके आप सिर्फ आईएएस मतलब आप एंट्री लेवल से ही इस सिस्टम में एंट्री ले सकते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट की जो ग्रेड 1 सर्विसेज हैं इसमें आप बस एंट्री लेवल से ही घुस सकते हैं, उसके बाद आपकी लेटरल एंट्री कहीं नहीं हो सकती है। मतलब कि आप मान लीजिए किसी और सिस्टम में काम कर रहे थे, आप फाइनेंस सेक्टर में थे, आप बैंकिंग सेक्टर में थे, या किसी भी सेक्टर में आप थे, अगर आप वहाँ से ये गवर्नमेंट की ग्रेड 1 सर्विसेज में आना चाहें तो आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके लिए सरकार कोशिश भी करती है, लेकिन हाँ मतलब पॉलिटिकल रीज़न जो भी हों या जो रीज़न है वो तो ठीक है, लेकिन मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर लेटरल एंट्री होगी तो इससे क्या है कि बच्चे
दूसरे फील्ड में भी रहेंगे, लोग सोचेंगे कि हाँ मैं दूसरे फील्ड से आगे चल के फ्यूचर में भी स्विच कर सकता हूँ। अगर मेरे को गवर्नमेंट में आने का मन होगा, गवर्नमेंट सर्विसेज में आने का मन होगा, तो फ्यूचर में मैं आ जाऊँगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि सिर्फ एक लेवल पर एंट्री ना हो, एंट्री लेवल पर भी एंट्री हो, मिड जो पोजीशन होती है, मिड सीनियर लेवल, वहाँ पर एंट्री हो, हायर सीनियर लेवल्स में भी एंट्री हो। अभी सरकार ने कोशिश भी की थी कि हायर जो एंट्री लेवल्स हैं वहाँ वो हायर पोजीशंस पर डायरेक्ट लेटरल एंट्रीज की। तो इस तरीके की चीज़ें अगर सरकार करेगी तो उससे क्या है कि लोग सोचेंगे, मतलब लोगों को ये रहेगा कि हाँ अगर अभी मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं भी करता हूँ तो फ्यूचर में जाके भी मैं सरकार का हिस्सा बन सकता हूँ। इस तरीके की बड़ी पोजीशंस को, कंट्री की जो बड़ी पोजीशंस हैं जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होती हैं, इन सब में जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि मैं इस वीडियो में जो पॉइंट बताना चाह रहा था आपको वो सही लगा होगा, और आप इस पॉइंट से, आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम से हमारे देश की इकॉनमी का बहुत नुकसान हो रहा है। और आपको कैसा लगा ये पॉइंट जो मैंने बताए, कैसे लगे, इसको कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आप कुछ आपके भी कुछ थॉट्स हैं इस पॉइंट को लेके, इस बात को लेके आपके भी कुछ थॉट्स हैं तो उसको भी शेयर करिए कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।